अलग अलग जगह से अलग अलग तथ्यों पर हम आपको समाचार दिखाते रहते हैं जो जनहित में होता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रसून, जो नस और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो ये फ्री कैंप का आयोजन किए धनबाद के नगर क्यारी में, इसका उद्देश्य क्या था, कितने लोगों का सेवा किए और किस तरह की समस्याएं ग्रामीण इलाकों में अधिकतर देखने को मिलता है। ये समाचार आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आप घर में भी इन सभी तथ्यों का ध्यान रखें, क्योंकि जब समय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, तो उस समय लोगों की परेशानियां भी बढ़ती है। तो समय के साथ उम्र के हिसाब से अगर अपना रखरखाव आप करते हैं तो निश्चित तौर पर परेशानी कम होगी। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। सबसे पहले नमस्कार। ये बताएं कि आज जो ये कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, ये सुदूरवर्ती गांव है, यहाँ आकर तो क्या सोचकर आपने किया कि ग्रामीण इलाके में इस तरह का कैंप लगाया जाए? ग्रामीण इलाका जो है शुरू से काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा है। लोगों में थोड़ा सा जानकारी और अवेयरनेस की कमी है, और लोगों का भी फोकस जो है, स्वास्थ्य विभाग का भी फोकस जो है, और हम चिकित्सकों का भी फोकस जो है उधर थोड़ा सा कम रहता है। तो मुझे लगा कि हम लोगों को गाँव की तरफ जाना चाहिए और वहाँ की समस्याओं को देखना चाहिए, और वहाँ के लोग जो किसी कारणवश पैसे की कमी या संसाधन की कमी की वजह से हम तक नहीं आ पाते हैं, या फिर इलाज महंगा होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आज यही सब सोच करके हम लोग नगर क्यारी आए हैं। और यहाँ पे लगभग हम लोगों ने 100 से ज़्यादा मरीजों को देखा है। अभी ठंड के समय में लोगों का जोड़, घुटने का दर्द, कमर दर्द, ये बढ़ने का समस्या काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, और बुज़ुर्गों में भी ऐसे भी काफ़ी घुटना दर्द, कमर दर्द देखा जा रहा है। बट जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, उनके भी कमर दर्द, घुटने दर्द और हड्डियों का दर्द का केस हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। तो शायद उसके पीछे हो सकता है कि उनका खान पान, लाइफ स्टाइल, ये भी एक जिम्मेदार हो। उतना एक्सरसाइज नहीं होता है और पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं, जंक फूड खाने का हैबिट बढ़ गया है। तो ये भी चीज़ एक आश्चर्यजनक चीज़ हम लोग को देखने को मिला है। बट हम लोगों ने उसके लिए उनको अवेयरनेस किया है, उनको जानकारी दी है सही कि क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, और हम लोगों ने निःशुल्क दवा का भी वितरण किया है। डॉक्टर साहब, अलग अलग जगह से पेशेंट आपके पास आते होंगे, शहरी इलाके से भी, ग्रामीण इलाके से। जो ग्रामीण इलाकों में अभी भी देखा जाता है कि लोग संतुलित फूड लेते हैं, जो बैलेंस डाइट है वो लेते हैं, कारण कि ये लोग मेहनत भी करते हैं, ज़्यादातर लोग किसान हैं, मजदूर हैं। तो अभी अगर हम तुलना करें शहर का और गाँव का, तो आपने क्या अंतर पाया? क्योंकि ग्रामीण इलाके में अभी आप हैं, तो क्या कारण रहा है जो यंग जो है उनमें भी ये परेशानी हो रही है, हड्डियों के जो जोड़ हैं वहाँ दर्द है, मसल्स में खिंचाव है, तो क्या मानते हैं क्या कारण रहा है इसके पीछे? शहर के लोग जो पेशेंट हैं और ग्रामीण पेशेंट हैं, दोनों में दो सबसे बड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि शहर में लोगों का एक्टिविटीज़ कम हो रहा है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, हड्डियों जोड़ों का कमज़ोर हो जाना, ये देखने को मिल रहा है। और उनकी तरफ वो जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। गांव में भी अब आश्चर्यजनक तरीके से जंक फूड का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गांव में सारे लोग अभी संतुलित भोजन खा पा रहे हैं। दूसरा, गरीबी की वजह से बहुत लोगों को पोषक पदार्थ नहीं मिल पा रहा है। तो उधर अगर लोगों को एक्सेस अवेलेबिलिटी है शहर की तरफ में, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, तो गांव में बहुत ऐसे लोग हैं तबके के जिनको कि दोनों टाइम का पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो कुपोषण के भी शिकार हैं। तो ये दोनों चीज़ हम लोग को मिलता है। और गांव में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लोग हार्डवर्क कम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो सब गांव में भी देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि यदि किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कभी कभी फिसलने से भी क्रैक आ जाता है वहाँ, तो ऐसे लोगों को खान पान पर किस चीज़ों को प्राथमिकता देना चाहिए? यानी किस चीज़ को अधिक वो सेवन करें ताकि हड्डी मजबूत हो, उनका जो दर्द है वो कम हो? नॉर्मली जैसे हम लोग बैलेंस डाइट को हम लोग बोलते हैं कि एक तिहाई रूल में हम लोग बांटते हैं जी। जैसे कि आपका एक थाली है तो उसमें एक तिहाई जो है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जैसे चावल, गेहूं, और अब तो हमारा श्री अन्न पे बहुत जोर है, जहां हमारा जो अपना जो मोटा अनाज जो होता है, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी, तो इस पे हमारा ज़्यादा फोकस है और ये खाना ही खाना चाहिए। तो एक पार्ट तो वो हो गया जो मोटा अनाज हो गया, एक पार्ट प्रोटीन का होना चाहिए जो दाल के तौर पे होना चाहिए, या फिर जो पनीर हो गया या दूध से बने प्रोडक्ट हो गया। जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग चिकन, फिश, अंडा खा सकते हैं।
और एक पार्ट जो है हमारे खाने का, 1/3 जो है वो फल फूल साग सब्जी ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स से भरा होना चाहिए। तो 1/3 होना चाहिए खाना। जो कैल्शियम हम देते हैं, जब भी अभी भी आए थे आपने कई लोगों को ये सलाह दिया कि उसे कैल्शियम लेना चाहिए, तो अगर हम खान पान का बात करें तो हमारे भोजन में क्या ऐसा लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में, क्योंकि लोग या तो अनजाने में लेते हैं या तो उसे अवॉइड कर देते हैं, ले नहीं पाते हैं। तो कैल्शियम के लिए क्या करें? कैल्शियम के लिए दूध से बना प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले कि धूप में एक्सपोजर होना जरूरी है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की जरूरत पड़ती है। और विटामिन D3 जो है वो जब हमारे स्किन पे धूप पड़ता है तो उससे हमारे चमड़े के थ्रू विटामिन D3 उत्पन्न होता है। तो सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सन एक्सपोजर बहुत कमता जा रहा है, और ठंड में तो और कपड़े से ढके रहने की वजह और हमारा लाइफस्टाइल की वजह से भी धूप में हम लोग कम निकलते हैं। तो सन एक्सपोजर 1 घंटा होना जरूरी है, ये सबको याद रखना चाहिए। और दूसरा कि खान पान में दूध से बने प्रोडक्ट जो है उसमें भी कैल्शियम होता है, जैसे ये पनीर जो होता है उसमें कैल्शियम होता है। नॉन वेजिटेरियन में अंडा हो गया, छोटी मछली हो गई, इसमें भी कैल्शियम होता है। फ्रूट्स में भी काफ़ी फ्रूट्स में कैल्शियम पाया जाता है। तो हमको लगता है संतुलित आहार लेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन जो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों का हड्डी से कैल्शियम का क्षरण होता है, हड्डी कमज़ोर होती है, तो वो सिर्फ खान पान से वो मेकअप नहीं हो पाता है। तो उसमें फिर सप्लीमेंट कैल्शियम की एक गोली लेनी चाहिए। जो भी 40-50 साल की उम्र के लोग हैं, खास करके महिलाओं का, तो उनको एक कैल्शियम की गोली लेनी चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद। एक प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब आपसे कि सामान्यतः जो ग्रामीण इलाके में अब ये भ्रांति है या सच्चाई आप बताएंगे कि भोजन करने के बाद लोग चाय पीते हैं। कहा जाता है जब वो चाय पीते हैं तो इसमें आयरन की या कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में। कितनी सच्चाई और क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि वो थोड़ा सा इस सब का ध्यान रखें तो शायद जो आज आप मुहिम लेके चल रहे हैं, ग्रामीण इलाके में जाकर लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो कम पेशेंट देखने में मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? चाय में जो पदार्थ पाया जाता है वो कैल्शियम और आयरन दोनों को, जो हम लोग टर्म बोलते हैं चिलेशन, एक प्रोसेस होता है, मतलब वो क्षरण जो हिंदी में शायद होगा, तो वो कैल्शियम और आयरन दोनों को एब्जॉर्प्शन रोकता है। अगर आप जो चाय आप पीते हैं तो, और कैल्शियम और आयरन दोनों का एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो खाने के तुरंत बाद तो चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और चाय में अगर बहुत ज़्यादा दूध और चीनी डाल के बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जिनको चाय पीना भी है वो लाल चाय पिए, चीनी बिल्कुल उसकी मात्रा कम रहे, या बिना चीनी का लें, या फिर जो ब्लैक टी होता है वो पिए, उसमें दूध और चीनी नहीं डालें, या डालें तो कम से कम डालें। उम्र क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? जैसे कोई बच्चे भी पीना भी प्रारंभ कर दें, जैसे आपने कहा कि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है ग्रामीण इलाके में, तो क्या उम्र होना चाहिए जहाँ से लोग चाय ले सकते हैं और जिससे पहले की लेना नहीं चाहिए? जी देखिए, चाय का कॉन्सेप्ट जो है ना, हमारे अगर इतिहास में देखेंगे तो बहुत ही रिसेंट कॉन्सेप्ट है। जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने चाय की लत हम लोगों को लगाई। उसके पीछे भी बहुत बड़ा बिजनेस था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अंग्रेजों ने लत लगाई। हमारा अपनी संस्कृति में चाय पीने का कभी जिक्र रहा ही नहीं। हम लोग हमेशा दूध, दही, छाछ, अन्य पदार्थ के जो पेय पदार्थ होते हैं, इंडिया में एक पर एक लजीज पेय पदार्थ है, वो लिया करते थे। तो हमको लगता है लोगों को फिर वापस उसी तरफ जाना चाहिए और कोई उस तरह के पदार्थ को लेना चाहिए जो पौष्टिक भी हो, जिससे कोई एडिक्शन ना हो और शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। और चाय को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। अब आते हैं आपके हॉस्पिटल पर, जो श्री गोविंद हॉस्पिटल है आपका, इसमें किस तरह की सुविधाएं हैं और यदि मरीज वहां आते हैं तो उन्हें किस तरह का परामर्श दिया जाता है? थोड़ा अपने हॉस्पिटल के बारे में बताएं ताकि हमारे जो दर्शक देखें और ज़रूरत पड़े तो वो आपसे संपर्क करें। जी, हमारा हॉस्पिटल श्री गोविंद हॉस्पिटल, ये गोविंदपुर में रंगडी मोड़ ऊपर बाज़ार के समीप स्थित है। यहाँ पर मैं स्वयं एक और हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ अपनी सेवा देता हूँ। साथ में मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर श्वेता सची, जो कि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, वो अपनी सेवा देती है। और साथ में हमारे साथ कुछ और डॉक्टर्स जो हैं, जो स्किन के डॉक्टर हैं और जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जो मधुमेह और बीपी और हार्ट से रिलेटेड देखते हैं। तो ये हमारा 3-4 डॉक्टर का टीम है और हम लोग 24/7 अपना सर्विस वहाँ पे देते हैं। पर्सनली हम लोगों ने कई बड़ी जगह पे, देश के बड़े इंस्टीट्यूशन में काम किया है। हम विदेश में भी काफ़ी साल हम लोग रहे हैं, लेकिन हमेशा एक अपना था कि अपने जड़ की तरफ वापस आएँ। और काफ़ी साल बाहर रहने के बाद भी हम लोग की इच्छा हुई कि हम अपने लोगों के बीच में वापस आएँ और उनको अपना सेवा दें। तो यही विचार के साथ अपना हॉस्पिटल खोला है, जहाँ की हड्डी, नस, जोड़, कमर, गठिया, वात रोग से संबंधित
इलाज होता है, प्लस स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित जितनी तरह की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, माहवारी की दिक्कत या जिसी तरह के महिलाओं से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका संपूर्ण इलाज हम लोग अपने लंबे एक्सपीरियंस और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने से जो हम लोगों को एडवांटेज मिला है वो सारा चाहते हैं कि हम अपने लोगों को वो सारी सुविधा दे सकें। गरीबों के लिए क्या व्यवस्था है, चूँकि अब तो यहाँ तक जा रहे हैं, जो यदि कोई गरीब आपके हॉस्पिटल में पहुँचते तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में ऑल्दो ये हमारा सेल्फ फाइनेंस्ड हॉस्पिटल है, कहीं से हम लोगों को कोई एड नहीं मिलता है, फिर भी हम काफ़ी किफ़ायती दर पे इलाज करते हैं। हमारा मोटो बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम लोगों ने ये सोच के हॉस्पिटल की स्थापना नहीं की कि हमको प्रॉफिट हो। हॉस्पिटल को चलाने में कुछ पैसा लगता है, लोग भी अपना योगदान करते हैं और हम लोग काफ़ी उचित दर पे, काफ़ी किफ़ायती दर पे लोगों का इलाज करते हैं। वो सर्जरी जो कि जिसका कि 3 गुना 5 गुना शहरों में, बड़े शहरों में तो खैर बहुत ज़्यादा लगता है, इवन धनबाद शहर में भी जो 2 गुना 3 गुना जिस कीमत में होता है उससे आधे से भी कम कीमत में हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी मरीज़ आते हैं उनको एक घरेलू फीलिंग मिलता है, लोग बोल के जाते हैं कि ये लगता है कोई घर है। तो हम लोग अपने साइड से उनको जितना तरह का सुविधा दे सकें, उनका ख्याल रख सकें, बिल्कुल करते हैं। उनको अस्पताल वाला या व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाला हम लोग फीलिंग नहीं देते हैं। आयुष्मान भारत के लिए कोई टर्म है क्या? जी, आयुष्मान भारत के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया है और जल्द ही हम लोग आशान्वित है कि हम लोग को आयुष्मान भारत मिल जाएगा। कुछ उसमें अड़चने हैं, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल वो सारी सुविधाएं हैं जो आयुष्मान, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि आयुष्मान लें और लगता है कि विदिन 3-4 महीने के अंदर ही हमारे पास वो सेवा शुरू हो जाएगी और हम और से ज़्यादा लोगों का सेवा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हैं डॉक्टर आनंद, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह सिर्फ शहर में ही नहीं, ग्रामीण इलाके में आकर भी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अपनी ओर से, अपने जेब से ज़रूरतमंदों को दवा भी दे रहे हैं। और क्या रहा है खास, कहाँ की क्या रही है विशेषता, इसके लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। फिलहाल मुझे मनीष कुमार झा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।